आज बात करेंगे हमारी आज़ादी के उस नेता के बारे में जिसे फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी या फिर दूसरा गांधी भी कहते हैं, जिसने हमारे भारत की आज़ादी के लिए सब कुछ किया, पर वक्त आने पर उसे धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिला। साथ ही ये भी जानेंगे कि हम क्यों उनके कर्जदार रह गए। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जी के बारे में, जिन्हें बादशाह खान या बादशाह खान भी कहते हैं। 1890 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे आज KPK या खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहां पे बादशाह खान का जन्म हुआ और सबसे ज्यादा इन्हें जाना गया अहिंसा के लिए, जिसके चलते इन्होंने अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो भी बिना किसी हिंसा के। इन्होंने पठानों का नेतृत्व, जिन पठानों की इमेज हमारे दिमाग में होती है खून खराबे या मारपीट वाली, उन पठानों का नेतृत्व ऐसा किया कि उन्होंने अंग्रेजों की गोलियां तक खाई पर एक भी हाथ नहीं उठाया। इनका हमारी आज़ादी में क्या योगदान था, उसे देखते हैं। साल 1929 में गफ्फार खान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, जिसका नाम रखा खुदाई खिदमतगार आंदोलन, जो पूरी तरह से एक अहिंसावादी आंदोलन था। और इसी के साथ इस पश्तून मूवमेंट का उद्देश्य था शिक्षा पर जोर देना और खून खराबे को बंद करना। इन्हें सुर्खपोश या रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। साल 1930 में एक बहुत दिलचस्प और निर्णायक घटना घटी। 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया, जिसे नमक सत्याग्रह कहते हैं, तो उसका सहयोग करते हुए इन्होंने एक भाषण दिया, जिसके चलते अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उत्मंजई में इन्होंने भाषण दिया था। अब इनके जो सपोर्टर्स थे, जो खुदाई खिदमतगार थे, वो पेशावर के जो किस्सा खवानी बाजार है वहां पर इकट्ठा होने लगे। अब अंग्रेजों ने इन्हें देखा और इन्हें दबाने की कोशिश की और उसके बाद सीधे गोली चलाने के आदेश दे दिए। कहते हैं कि इसमें 200 से 400 लोग लगभग मर गए थे। जो खुदाई खिदमतगार थे वो मर गए थे। पर एक मिसाल है कि उन्होंने एक ने भी हाथ नहीं उठाया किसी भी अंग्रेजी सैनिक पर, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है हिंसा की। और इससे अंग्रेज इतना डर गए थे कि उसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने गांधी जी को तो छोड़ दिया, जेल से रिहा कर दिया, पर गफ्फार खान को उन्होंने जेल में ही रखा। जिसके चलते बाद में गफ्फार खान ने यह भी कहा कि अंग्रेज एक हिंसक पठान से ज्यादा एक अहिंसक पठान को खतरनाक मानते थे। 1931 में कांग्रेस ने बादशाह खान के सामने पार्टी का अध्यक्ष बनने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इस पद को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं सिर्फ एक सेवक हूं, सिर्फ एक खुदाई खिदमतगार हूं और मेरा काम है लोगों की सेवा करना। वो बहुत सालों तक कांग्रेस की कार्य समिति यानी वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे। हालांकि कांग्रेस की जो युद्ध नीति थी उसके चलते इनमें और कांग्रेस में कुछ मनमुटाव हुए, जिसके चलते इन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में जब कुछ संशोधन हुए उस वॉर पॉलिसी में कांग्रेस की, तब इन्होंने वापस से कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। 1946 में गफ्फार खान ने भारत के बंटवारे का पुरजोर विरोध किया। यानी एक तरफ जिन्ना जैसा मुस्लिम था जो इस्लाम के नाम पे देश को तोड़ रहा था, वहीं एक तरफ गफ्फार खान थे जो देश को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते थे। जिसके चलते कई कट्टर मुसलमानों ने या पाकिस्तान की चाह रखने वाले मुसलमानों ने उन्हें इस्लाम विरोधी या मुस्लिम विरोधी कहा और 1946 में उनके ऊपर हमला भी हुआ, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ा। बादशाह खान मुस्लिम लीग के खिलाफ और ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ थे। ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उन राष्ट्रवादी मुसलमानों का संगठन था जो जिन्ना और उसकी 2 नेशन थ्योरी और भारत के बंटवारे का विरोध करते थे। अब बात उस नाइंसाफी की जो खुदाई खिदमतगार और बादशाह खान के साथ हुई। असल में पूरे देश में हिंसा और हालात देखते हुए कांग्रेस नेताओं ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बंटवारे को मान लिया था, पर बादशाह खान को या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पठानों को ना ही खुद में शामिल किया और ना ही उनकी पख्तूनिस्तान की मांग को अहमियत दी। इस पे बादशाह खान को एहसास हुआ कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 1947 में आज़ादी से कुछ हफ्तों पहले बन्नू में एक असेंबली हुई, जिसे लोया जिरगा कहते हैं। जिरगा यानी जो पश्तून लोग होते हैं उनकी असेंबली, उनकी सभा को कहते हैं। और इस सभा में एक संकल्प की घोषणा हुई, बन्नू संकल्प या बन्नू रेजोल्यूशन। और इसके मुताबिक इनकी ये मांग थी कि इन्हें भारत या पाकिस्तान में मिलाने की बजाय ये अधिकार दिया जाए, ये चॉइस दी जाए कि ये उस समय का जो ब्रिटिश भारत था उसके जितने भी पश्तून इलाके थे उन्हें मिला के एक अलग देश पश्तूनिस्तान बना सकें। इन्होंने अंग्रेजों के सामने ये मांग रखी, पर अंग्रेजों ने इस मांग को
मानने से साफ इनकार कर दिया। इन्हें यह विकल्प दिया गया कि ये रेफरेंडम द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा भारत या पाकिस्तान में मिल जाएं। जब 1947 में NWFP में पाकिस्तान में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह हुआ तो बादशाह खान, खुदाई खिदमतगार, उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर खान साहिब और कांग्रेस ने जनमत संग्रह का बहिष्कार किया। कुछ लोगों ने यह कहा कि एक बड़ी आबादी को मतदान करने से रोक दिया गया। अंत में इस डर से कि कहीं उनकी भागीदारी से पख्तून ही पख्तूनों की हत्या ना करने लगे, गफ्फार खान ने मैदान छोड़ दिया मुस्लिम लीग के लिए और उन्होंने भी इस रेफरेंडम का, इस जनमत संग्रह का बहिष्कार किया। आखिरकार बादशाह खान ने नए इस्लामिक देश पाकिस्तान के प्रति निष्ठा की शपथ 1948 में फरवरी में ले ली। उसी पाकिस्तान के प्रति निष्ठा की शपथ जिसके वो हमेशा से खिलाफ थे। उनका दर्द और उनकी मजबूरी क्या रही होगी, इसे इस बात से समझिए कि कई सालों बाद इन्होंने याद करते हुए कहा था कि इन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ सदस्यों से ये कहा था कि हमने हमेशा आपका साथ दिया, हमने हमेशा भारत की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, हमेशा जंगें लड़ी, पर वक्त आने पर आप लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया और हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया। 1948 में ही बादशाह खान ने पाकिस्तान की पहली नेशनल ऑपोजिशन पार्टी बनाई, यानी राष्ट्रीय विपक्ष पार्टी बनाई, पाकिस्तान आज़ाद पार्टी। हालांकि उन पर हमेशा पाकिस्तान में शक किया गया और जिन्ना की पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें 1948 से 1954 तक उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अंग्रेज़ों के दिनों में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, फिर भी उनका व्यवहार कुछ हद तक ठीक था, लेकिन हमारे इस इस्लामी राज्य में मेरे साथ जो व्यवहार किया गया वो ऐसा था कि मैं आपको इसका जिक्र भी नहीं करना चाहूँगा। 1958 में बादशाह खान के भाई की हत्या के बाद पाकिस्तान सरकार ने इन्हें एक मंत्रालय देने का प्रस्ताव दिया, पर इन्होंने साफ इनकार कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता लेने से इनकार कर दिया था। यानी जिंदगी में 2 बार इन्हें इतने बड़े पद पर बैठने का मौका मिला, पर इन्होंने दोनों बार उन पदों को ठुकरा दिया। इसके बाद 1964 तक इन्हें कैद में ही रखा गया। ऐसा था पाकिस्तान सरकार का इनके प्रति रवैया। 1973 में उन्हें मुल्तान में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन्होंने भुट्टो सरकार को सबसे बुरी तरह की तानाशाह सरकार कहा। साल 1988 में घर में नजरबंदी गफ्फार खान का, खान अब्दुल गफ्फार खान का, बादशाह खान का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में 2 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी पेशावर गए बादशाह खान को श्रद्धांजलि देने के लिए। हालांकि जनरल जियाउल हक ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनको रोकने का प्रयास किया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 5 दिनों के शोक की घोषणा की। उनका रुतबा ऐसा था कि उनके अंतिम संस्कार के लिए अफगान सिविल वॉर में सीजफायर की घोषणा की गई। असल में उस वक्त सोवियत अफगान वॉर चल रही थी, जिसमें एक तरफ सोवियत और अफगान सरकार का गठबंधन था और दूसरी तरफ अफगानी मुजाहिदीन। पर इन्होंने अपने इस युद्ध को रोकते हुए सीजफायर की घोषणा की, जिससे गफ्फार खान को दफनाने की प्रक्रिया की जा सके। हालांकि इसमें विस्फोट भी हुए, 2 विस्फोट हुए, जिसमें 15-16 लोगों की मृत्यु भी हुई। साल 1987 में बादशाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया और आज तक ऐसे केवल 2 विदेशी नागरिक रहे हैं जिन्हें सम्मान मिला है। एक तो 1987 में गफ्फार खान और एक दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। हालांकि मदर टेरेसा को भी अवार्ड मिला है, पर उन्हें हम नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन मानते हैं। हालांकि मैं ये भी नहीं मानता कि गफ्फार खान विदेशी थे, मैं उन्हें उतना ही भारतीय मानता हूँ जितना उस वक्त के दूसरे भारतीय नेता, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। और यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि हम शायद कहीं ना कहीं उनके कर्जदार रह गए, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए सब कुछ किया। भारत की आज़ादी के लिए लाठियाँ खाई, जेल गए, उनके सैकड़ों जो खुदाई खिदमतगार थे उन्होंने गोलियाँ खाई, वो शहीद हुए। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हिंदू और सिखों को, जब ये दंगे हो रहे थे बंटवारे के और जिन्ना के जो डायरेक्ट एक्शन डे था, उन सब में जब हिंदू और सिखों को मारा जा रहा था तो ये जो सीमांत का इलाका था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ पर हिंदुओं और सिखों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान लगा दी।
इन्होंने सब कुछ किया भारत के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। और हमारे नेताओं ने वक्त आने पर क्या किया? इन्हें अपने साथ मिलाया नहीं, शामिल नहीं किया, इनसे कुछ पूछा नहीं, इनकी मांग को अहमियत नहीं दी और आखिरकार इन्हें भेड़ियों के हवाले कर दिया। भेड़िए कौन है हम सब जानते हैं। और यही थे इनके आखिरी शब्द महात्मा गांधी से। जब ये महात्मा गांधी से आखिरी बार मिले तो इन्होंने यही कहा था, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने सब कुछ किया, पर आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप खान मार्केट ज़रूर गए होंगे या नाम सुना होगा। तो आपको बता दूं कि खान मार्केट का नाम बादशाह खान जी के नाम पर ही रखा गया है। साथ ही दिल्ली के एक और बाजार गफ्फार मार्केट का नाम भी गफ्फार खान के ही नाम पर है। पर हम में से कितने लोग ये बात जानते हैं या हम में से कितने लोग गफ्फार खान के बारे में जानते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके जवाब में ही छुपी है ये बात कि हमें किस तरह का नेता चाहिए होता है और हमें किस तरह के नेता मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।